बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और एनकेएम के चाहने वालों, सैयद शाहिद पाशा विद येट अनदर एपिसोड ऑफ नक्कार खुदा, एपिसोड नंबर 9 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम की जो थीम है, जिस शेर पर मैं उस शेर से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों, साथियों, आप इस वक्त जो है कराची की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। और बड़ा अफसोस होता है जब हम सड़कों पर निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं और बारिश की वजह से हमने देखा कि पूरी की पूरी जो सड़कें हैं वो तालाब तो छोटा लफ्ज़ है, दरिया का मंजर पेश कर रही थी और काफ़ी लोग इसमें फंस गए। बात सारी करने की ये है कि ये जो मैंने प्रोग्राम अपना शुरू किया है, जिस वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया है, वजह यही थी कि जो कराची के लोगों ने जिसको अपना कस्टोडियन बनाया, जिसको ये मैंडेट दिया कि कराची के मसले आप हल करें और आपको ये हम अपना वोट देते हैं, वो लोग उस एमक्यूएम को संभाल नहीं सके, जो एमक्यूएम की वजह से या पतंग की वजह से या एमक्यूएम के परचम की वजह से या एमक्यूएम की कुर्बानियों की वजह से जो मैंडेट लोगों ने एमक्यूएम को दिया वो संभाल नहीं सके। और चंद लोग, मैं नॉर्मली उनको करप्ट कहता हूँ। वजह यह है कि आज तक जब तक वो अपने अरबपति जो बन गए हैं वो, और जो अरबों रुपए के जो उनके असासे जात हैं, अगर जब तक वो उसका हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको करप्शन के जरिए कमाई हुई दौलत ही कहूंगा। आए वो अपना एहतसाब दे, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है, वहां पे रिकॉर्ड है। भाई, अब कारकुनान की अदालत में दें, कारकुनान को वो आप फार्मूला बताएं जिसकी वजह से आप 2 पट्टियों की चप्पल और टूटी हुई मोटरसाइकिलों से आज बिल्डर बन गए हैं। पूरी दुनिया में आपके कारोबार फैले हुए हैं। आपके कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में और दुनिया के कई मुल्कों में आपके माली असासे हैं, मकानात हैं, बैंगलोज हैं, गाड़ियां हैं, फार्म हाउसेज हैं, कारोबार हैं। ये है बेसिकली शाखसाना कि हमारे लोगों ने इन चंद वडेरों को नहीं चेक किया और जिसकी वजह से वो वडेरे अमीर से अमीरतर होते चले गए और कारकुनान गरीब से गरीबतर होते चले गए और कराची का सत्यानाश होता चला गया, क्योंकि उनको इससे कोई गर्ज नहीं। उनको इससे गर्ज है कि यार इस दफ़ा जितना लूटना है लूट लो, पता नहीं अगली दफ़ा मौका मिले या ना मिले। और बदकिस्मती कराची की कि उनको अगली दफ़ा फिर मौका मिल जाता है। वो फिर 35 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। कारकुनान कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि कारकुनान को नज़्म ज़ब्त के तकाजे पढ़ा कर, नज़्म ज़ब्त सिखा कर बात नहीं कर सकते। आप बोल नहीं सकते। एक जमाना था कि भाई के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। भाई को सब पता है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? भाई को कभी भी नहीं पता था। भाई को ही इन्होंने माइनस कर दिया और भाई कुछ नहीं कर सके। इससे आप अंदाजा लगा लें कि भाई कितने आला इल्म थे।
तो नज्म व ज़ब्त पामाल हो जाएगा। आप नहीं बोले, नज्म व ज़ब्त पामाल हो जाएगा। और कारकुनान का वो इस्तेसाल किया गया है नज्म व ज़ब्त के नाम पर कि अल्लाह माफ करे। अब मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कराची के रहने वालों, आप मगर फिर भी चुप हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो पहले भी मैंने दिखाई थी, लोगों ने कहा था कि अभी आप प्रोग्राम करें संडे को तो वो वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। और उस वीडियो में कराची का जो मज़दा है वो पढ़ा गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे कौन मेहमान हैं देखते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देख लें और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। एक ही इजाजत दीजिए, मैं कराची हूँ, बताने की इजाजत दीजिए। अपनी आगोश में हर कौम को पाला मैंने, सख्त हालात में ये मुल्क संभाला मैंने। जिसने सिंधी से पंजाबी को मिलाया मैं हूँ, प्यार पख्तून महाजिर का बढ़ाया मैं हूँ। मुझसे मंसूब कई ख्वाब संवारे मैंने, इल्म दानिश के कई फूल निखारे मैंने इस मुल्क को शायर भी दिए, अफसर भी, फलसफी, अहले सुखन, अहले खिरद रहबर भी। मिसले महताब ही चमके ये सदा सोचा है, मैंने हर हाल में मिल्लत का भला सोचा है। खूब हासिल हुआ बेलौस मोहब्बत का सिला, मुझको तकलीफ तबाही के सिवा कुछ ना मिला। इतने सालों में बहुत जुल्म सहा है मैंने, वो अलग बात कि कुछ भी ना कहा है मैंने। मुझ पे काबिज कई नस्लें कई जातें भी हुई, पाक धरती से जुदा करने की बातें भी हुई। खूने इंसान से दामन को कभी लाल किया और मजहब के तकद्दुस को भी पामाल किया। आग का खेल कभी खूनियों जानी झगड़े, मुझ में करवाए गए खूब लिसानी झगड़े। फिर सियासत की दरांती से मुझे काट दिया, कितने कस्बों में इलाकों में मुझे बांट दिया। फिर भी आंखों से मेरी आंसू का कतरा न बहा, मैंने होठों को सिया कुछ भी किसी से न कहा। मैं पढ़ाता ही रहा सबको मोहब्बत का निसाब, बस उजालों से दिया मैंने अंधेरों का जवाब। जुल्म की जबर की ये ताजा हमक एक तरफ, सारी दुनिया में मगर मेरी चमक एक तरफ। मरकज़े इल्म हूँ, मतलाए सकाफत हूँ मैं, शहरे बेमिसल हूँ, शहीदों की अमानत हूँ मैं। धूप में छाँव है कातिब, यही अब्रे राहत, मैं महाजिर हूँ, कराची मेरी पहली चाहत। जी जनाब, यूसुफ हुसैन कातिब का आपने मज़दा सुना। मैं कराची हूँ कहने की इजाज़त दीजिए। और कराची का जो क्या हाल हो रहा है कल से, जब बारिशों में आपने देखा, आपके सामने है, ये देखें, ये कराची का हाल। और ये कराची के मेयर क्या कर रहे हैं, आप सबके सामने केक काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें कल मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा वो देख नहीं सके तो उसको देखें। मैंने कहा चले एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। इसी तरीके से कल मैंने साबिर अली साहब कौमी अखबार हैं, उनका एक आर्टिकल छपा था कौमी अखबार में, तो वो मैंने दिखाया। कराची की नुमाइंदगी की दावेदार MQM ने एक वजारत देकर शहर कायद के वासियों को बेआसरा छोड़ दिया। खैर जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची का वारिस कौन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो गेस्ट हैं वो आ जाएं, फ्री हो जाएं, तो मैं उनको लाइन पे ले लूँ। और मैंने उनको अपना लिंक वगैरह भेज दिया है। जैसे ही मेरे जो साथी हैं वो आ जाते हैं लाइन पर, तो हम उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो लाइव कॉलर्स हैं और जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं रेगुलर बेसिस पर, वो लोग आ जाएं, तो फिर हम उनसे अपनी बात का आगाज़ करते हैं। और दोस्तों साथियों, बात सारी ये है कि ये जो प्रोग्राम मैं शुरू करता हूँ, बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि जो
हमारे साथ हुआ है, ख़ास तौर पे एमक्यूएम के साथ। लोगों को उसके बारे में पता नहीं है और लोग समझते हैं कि बस जो कुछ हुआ वो सही हो गया, और जो फारूक भाई को, शाहिद पाशा और इन जैसे लोगों को जो है वो हटाया गया, वो कोई आपस की लड़ाई थी या कोई कुर्सी की जंग थी। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने इस पर बहुत बोला हूँ मैं, और मेरी तमाम वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट पर, और तमाम मेरे चैनल्स के वो जो कहते हैं कि क्लिप्स मौजूद हैं। मैं एक क्लिप आपको बताना चाहता हूँ जो, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि फारूक सत्तार भाई के साथ हुआ क्या है। तो मैं वो क्लिप प्ले करता हूँ, तो उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप लोग ज़रा देखें। इन वडेरों जागीरदारों जो एमक्यूएम के और पार्टी के वडेरे और जागीरदार हैं, जिन्होंने शहीदों के लहू का सौदा किया है, इंशाअल्लाह ताला उनको बेनकाब करेंगे। फारूक सत्तार का गुस्सा कम न हुआ। एमक्यूएम रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, कारकुनों की असेंबली बुलाएं और वहां अपने गोशवारे रखें। कराची सिटी कोर्ट में फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एमक्यूएम पर चंद लोगों का कब्जा है। असासे डिक्लेयर करने की बात की तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं कहता हूं कि अब आमरीत है, चंद अफराद की आमरीत है एमक्यूएम में, और उसी की वजह से करप्शन है, उसी की वजह से लूटमार है। फारूक सत्तार ने एमक्यूएम रहनुमाओं को वडेरे और जागीरदार कहकर पुकारा। बोले, इनसे पूछा जाए इतनी जायदादें कहां से आई। ये सारा हिसाब एमक्यूएम राब्ता कमेटी के वडेरों, जागीरदारों और आमिरों को ये हिसाब देना होगा। फारूक सत्तार ने पीएसपी रहनुमाओं की एमक्यूएम में शमूलियत की पेश गोई की और साथ ही इशरतुल इबाद और अनीस एडवोकेट से मुलाकात की भी तरदीद कर दी। अगर अनीस एडवोकेट इशरतुल इबाद से मिलते हैं, वो उनका अपना मामला है, पीएसपी की पॉलिसी है और वो राब्ते करें, लेकिन उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फारूक सत्तार का इस मौके पर कहना था कि अगर इन्हें शोकाज जारी किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। कैमरामैन फैजान अली के साथ वकास खान, GNN कराची। जी दोस्तों, आपने देखा ये फारूक भाई का क्लिप है पुराना, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती और लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा। देखिए, लड़ाई झगड़ा इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, और जब तक कि ये राब्ता कमेटी के लोग जो एक जगह जमा हो रहे हैं फैसला नहीं कर लेते कि जो फारूक भाई के साथ फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और एमक्यूएम को एक किया जाए, तो इस पर वर्किंग हो रही है और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग इस पर देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे रेगुलर कॉलर हैं, साथी हैं हमारे, यूएई में होते हैं, फैसल मोइन भाई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फैसल भाई को जब तक ऑनलाइन लेता हूँ, कुछ फैसल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम भाई, पूरी एहतियात चल रही है आपकी कोरोना की, लग रहा है मुझे, माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस अभी लिफ्ट में हूँ और बाहर निकल के अभी कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। तो आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप इजी हो जाएं, आगे लाइन पर हैं आप। आपके सिग्नल मेरे ख्याल में ड्रॉप हो रहे हैं लिफ्ट में, तो नॉर्मली सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। अभी आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी आवाज नहीं? मेरी आवाज आ रही है? ओहो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ गई, मुझे आ गई, आपकी आवाज भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस अभी तो घर गृहस्थी हो रही है अकेले। ये बताइए कि जो यूएई में साथी हैं, वो ये एमक्यूएम की जो सूरत हाल है और सत्यानाश कराची हो गया है। एक तरफ देखो तो दुबई है और एक तरफ देखो तो कराची है, और दोनों ही साहिल समंदर के किनारे आबाद हैं और दोनों ही कोस्टल सिटीज़ हैं, दोनों ही पोर्ट सिटीज़ हैं। लेकिन आप देख लें दुबई का क्या ज़बरदस्त माहौल है और कराची का क्या हाल है। तो क्या आप वहाँ पर लोगों से मिलते हैं एमक्यूएम के हवाले से, क्या वहाँ पर लोगों की राय है, लोग कितने दुखी हैं, क्या चाहते हैं लोग, ज़रा थोड़ा सा बताइए तो आवाम को। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक दुख का सवाल है तो दुख तो बहुत है और दुखी तो सब है, क्योंकि दियारे यार में बैठे हैं और इसीलिए बैठे हैं कि वहाँ के कुछ हालात बेहतर हों तो वापस आए। कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ जो है वो अपने
जरिया मार्च के लिए गए हैं, कुछ जो है साथी जो है वो तो कुर्सी भी काट रहे हैं। और यहाँ जी पर आप देखें, अगर दुबई और कराची का कंपैरिजन करते हैं तो नो डाउट जो जिस तरह से यूएई ने अपने आप को ग्रो किया है विद इन 47 ईयर्स, तो हाँ हमारे बिल्कुल। पास तो मोर देन 65 ईयर्स का हमारे पास टेन्योर है पाकिस्तान का। तो हालांकि बिल्कुल हमसे लेके चीज़ें बहुत सारी पीआईए को आप देख लें, एमरेट्स को जो है वो पीआईए के जो सारे इंजीनियर ने जो है वो एमरेट्स को रन करके दिया, तो वो ग्रो कर गया क्योंकि उनके पास ये लीडरशिप अच्छी थी, उनके पास जो है ना एक सिस्टम था, उन्होंने उस सिस्टम को बरकरार रखा। उनके पास जो है वो आप यूँ कह लें कि अगर हमारे कराची के अंदर जो है ना वो डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि उनका कंट्रोल है, उनके जो है यहाँ पे सिस्टम जो है वो बादशाह सिस्टम है। तो वो सिस्टम है क्योंकि बहरहाल कुछ भी है, सिस्टम एक है, कहीं पे भी आदमी डेमोक्रेसी हो या आमरीत हो, अगर सिस्टम हो तो चीज़ें हो सकती हैं। और फिर म्यूनसिपालिटी सिस्टम जो है वो जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत कंट्रोल है, हर चीज़ जो है वो कनेक्टिविटी के साथ है। लोग यहाँ पे जो है वो कम डिच करते हैं, यहाँ पर जी होती हैं जी। चीज़ें यहाँ पर भी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से, अब मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं कराची की, तो कराची जो है वो एकदम समझने के ऐसा हो गया कि समुंदर था तो वो समुंदर ही होता चला जा रहा है। नाले बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं, रोडें सही नहीं हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा सालों से। और जी जब से बिल्कुल। ये मामलात हुए हैं, जब से जो है वो ये चीज़ें चल रही हैं, तो दुख तो बहुत है और सब लोग दुखी हैं। और ये इसलिए भी कुछ इंतज़ार में बैठे हैं कि शायद जो है वो कोई लीडरशिप आए और फिर दोबारा से शहर कराची को जो है वो आबाद किया जाए। तो ये एमक्यूएम के हवाले से क्या है अभी लोगों के जहनों में, क्या समझते हैं लोग, क्या ये एमक्यूएम एक होनी चाहिए या नेक होनी चाहिए या सिर्फ एक होनी चाहिए? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक तो अभी हो जाए, मैं सर अभी हम सब कुछ असल खत्म बात, कर दें और जाके बैठ जाएं वहां पर और उनके साथ लूट मार में शामिल हो जाएं, आज एमक्यूएम एक हो जाए। लेकिन जब हम उनसे हिसाब किताब मांगते हैं तो वो परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। तो जब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो परेशान होने की वजह से जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। वो कहते हैं वसीम जी जी अख्तर साहब आप उससे हिसाब नहीं मांगे, फैसल सब्जारी कहते हैं आप हमसे हिसाब नहीं मांगे, ख्वाजा इजहार कहते हैं आप हमसे पूछे मत पैसा कहाँ से आ रहा है, बस आप एमक्यूएम चल रही है चलने दें और हम चला रहे हैं एमक्यूएम। और इसी तरीके से आमिर खान, कबर नवीद, ये सब लोग बैठकर कराची को, गिद्ध होता है ना, गिद्ध मुर्दार जानवर को खाता है, इन्होंने कराची को मुर्दार समझ लिया है और कराची की ये बोटियां नोच रहे हैं। ये एक हकीकत है। अगर हम इनके साथ हो जाए शामिल और हम कह रहे चलो यार तुम लोग खाते रहो और थोड़ा बहुत शायद हम भी इनके साथ खाना शुरू कर दें, तो गारंटीड है कि ये बिल्कुल हमें गले लगा लेंगे और हम इनके साथ बैठ के बहुत मजे से मतलब एमक्यूएम चलेगी और कराची के लोगों का सत्यानाश होगा। और एक आध इलेक्शन और शायद थोड़ा बहुत जीत जाएंगे, अभी 4 सीटें मिली है, 2 सीटें मिलेंगी, उसके बाद अपना सारा माल पैसा जमा करके ये लोग जो है मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। जैसे बाबर गौरी साहब भाग गए, जैसे रईशरतुल लिबास साहब भाग गए, जैसे आदिल सिद्दीकी साहब भाग गए, जैसे और दीगर एमक्यूएम के एमएनए एमपीएस जो आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो कोई मौजूद है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं शेल्टर लेकर और कारोबार उनके बाहर चल रहे हैं। तो अल्लाह माफ करे, मैं कहता हूँ फैसल भाई, ये जो दुबई में लोग बैठे हैं वो साथी ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो कम से कम वो बैशिंग तो कर सकते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कि ये कराची का क्या हाल हो रहा है। मुख्तलिफ फोरम पे हमने ये फोरम इसलिए बनाया है कि भाई आप आए हैं और आके बताएं कि बाहर वाले लोग ये राब्ता कमेटी, काबिज राब्ता कमेटी के बारे में क्या सोचते हैं। ये समझते हैं कि हमें तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो इनके कासा लैस किस्म के लोग हैं, चापलूस किस्म के, वो तो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई क्या बात बोल दी, वाह भाई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वाह भाई क्या धरना दे दिया, वो बड़े खुश हैं। और जो इनके खिलाफ बात करना चाहते हैं वो इनके आसपास है नहीं, उनको इन्होंने खारिज कर दिया है या इन्होंने एमक्यूएम से उनको निकाल दिया है। तो वजह सारी ये है। अब बहरहाल इस पर आप कमेंट करें। मैं इसको थोड़ी सी बात को समराइज करता हूँ। पहली बात तो यही है कि हमें जो है ना वो नेकी को देखना है और नेकोकार के साथ रहना है। पहली बात तो ये बात हो गई, इसके अंदर समराइज कर दिया मैंने जो भी आपकी बातें थी सारी, कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं, देखिए सबके पास शऊर है, अकल है, अब ये चीज़ें जो है वो कब तक चलाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, तो लोग अब समझ चुके हैं कि जो है हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है, या अगर नहीं जाना है तो चुप रहना है, जैसे हम लोग सब बैठे।
तो हमें उम्मीद है कि आगे चल के इंशाल्लाह ताला जो है ना वो ये नेक लीडरशिप जो है वो आएगी और दोबारा जो है वो उसी तरह से रोशनियों का शहर जो है वो दोबारा जो है वो उजागर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह करे एक नेक लीडरशिप आए, एक साफ सुथरी लीडरशिप आए। और ये मौजूदा लोगों का क्या किया जाए? क्या इनको माफ कर दिया जाए और इनसे कहा जाए अपनी दौलत समेट कर आप लोग इस मुल्क से चले जाएं, या क्या आप कहते हैं? नहीं, हिसाब होना चाहिए, हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो चीज़ अगर होगी तो फिर लोगों तक बातें पहुंचेंगी ना। ऐसे तो फिर कोई दूसरा भी आएगा, वो भी करेगा, वो भी चला जाएगा, ये तो फिर एक तय बतय चलता ही चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शायद भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ लीडरशिप में अगर ख़वातीन का रोल अगर बढ़ जाए और उनका जो है कुछ रोल आगे आ जाए तो उसमें जो है वो काफ़ी आता है, क्योंकि आप अगर हर फोरम पे देखते हैं या हर जगह देखते हैं कि औरत जो है माँ के किरदार में, बहन के किरदार में, बहू के किरदार में, बेटी के किरदार में अपना काम कर रही होती है। तो अगर इस पार्टी में पहले भी मैं एक बार आपसे कह चुका हूँ कि अगर उनका भी रोल बढ़ जाए, हमारे यहाँ इनकी तादाद बढ़ जाए, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे हो, जामियात लेवल पे हो, तो उसमें ये है कि हमारे पास लोग आना शुरू हो जाएंगे। नौजवान नस्ल पे हमें काम करना चाहिए, जैसे ऑलमोस्ट हो ही रहा है। लेकिन ये है कि ख़वातीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ख़वातीन का जो है कोई विंग बन जाना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसी तरह से फोरम पे भी आने चाहिए। बाजी आई थी पिछली दफ़ा, तो इसी तरह से कुछ और हमारे जो है प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें ख़वातीन का भी जो है वो हिस्सा। जी बिल्कुल फैसल भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा साथियों, मैं हमारे जो गेस्ट हैं अभी एक मैयत में गए हुए हैं, वहाँ से फारिग होके आते हैं तो देखिए वो ज्वाइन करते हैं। एक और हैं, क्योंकि ये रात का टाइम ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं और हमारा जो टारगेट है हमारे पास, हम अभी बाहर के किसी गेस्ट को लेना नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि अपने साथियों को, अपने साबका जिम्मेदारों को, अपने MNAs MPs को, अपने सीनियर साथियों को लें और उनसे गुफ्तगू करें। जैसे कि अभी एक सैयदजादा साहब है, इन्होंने जो सवाल किया है, हमारा बेसिकली थीम यही है। वो कहते हैं कि फिक्री असास से दूरी ही इसका सबब है। और सैयदजादा भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। आपने जो मर्ज का जो कहते हैं कि तशखीस किया है मर्ज को, डायग्नोस्टिक आपका बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन डायग्नोस्टिक के बाद इसका इलाज भी आप लोगों को बताना होगा। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, अपने सवालात करें और सवालात के जवाबात हम आपको देंगे। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैं वो वाहिद MQM का डिप्टी कन्वीनर हूँ जो उस वक्त MQM में शामिल हुआ जब MQM के अंदर लूट मार उरूज पे थी। और मेरा टास्क यही था कि ये लूट मार करने वालों को पकड़ना है और पकड़कर MQM को साफ करना है। लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं मिल सका। ये लूट मार करने वाले बहुत चालाक थे। इन्होंने ऊपर गलत फहमियाँ, गलत रिपोर्टिंग की मेरे खिलाफ करके मुझे अरेस्ट करवाया, बाकायदा मुझ पर इल्ज़ाम लगाए झूठे उल्टे सीधे। और उसके बाद फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ गया और इंटरोगेशन हुई और मैं वहाँ से क्लियर होके वापस आया। तो मुझे तो इन्होंने काम करने का मौका नहीं दिया। उनको लग गया था पता कि ये रहेगा। पहले तो सबका ये कहना होता था 9-0 पर तमाम शोबाजात के जो लोग हैं, MNAs MPs की जब मैंने खिंचाई की, सब की, देखें MNAs MPs की मैंने खिंचाई क्यों की, कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया। खिंचाई मैंने यूं की भाई कि देखें, जब कोई इमरजेंसी होती थी 9-0 पर, तो बेचारे जो सेक्टर इंचार्जेस हैं, जो यूनिट इंचार्जेस हैं, जो साथी हैं, ना उनकी नौकरियां लगी हुई होती थी, ना उनका कोई कारोबार होता था। बेचारे अपनी मेहनत से काम कर रहे होते थे, मोस्टली ज्यादातर लोग। और वो रात के 2 बजे उनको बुलाएं, 3 बजे उनको बुलाएं, 4 बजे उनको बुलाएं, वो अपनी एक मोटरसाइकिल पर, कोरंगी हो, लांडी हो, औरंगी हो, कस्बा अलीगढ़ हो, दूर के सेक्टरों से, करीब के तो आप छोड़ दें, खिंचे चले आते थे एक एक मोटरसाइकिल पर, 2-2 3-3 बैठ कर, और भागे दौड़े चले आते थे कि चले 9-0 पे बुलाया, इजलास है और क्या करना है, क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह होती थी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि MNAs MPs और सेनेटर्स के फोन बंद होते थे। बहुत कम MNAs MPs थे जो बेचारे जिम्मेदारी से अपने फोन खुले रखते थे, आ जाते थे। मोस्टली लोगों के फोन बंद होते थे और उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता था, उनको मैसेज देना हो तो बहुत मुश्किल होता था। खास तौर पर कहीं पर इमरजेंसी में भेजना हो, एक जगह लैंड स्लाइडिंग हो गई, मैं नाम के साथ बात करता हूं भाई। एक MNA थे उस जमाने में हमारे मुजम्मिल कुरैशी साहब, और एक MP थे हमारे फैसल सब्जारी साहब। हमने उनको फोन किया, 3-3:30 बजे का टाइम था, सेक्टर यूनिट वहां पहुंच गया, लैंड स्लाइडिंग हो गई, लोग वहां पर दब गए, मर गए।
वो कह रहे हैं हम जाकर क्या करें शाहिद भाई। मैंने कहा आप जाकर कुछ भी नहीं करें, मैं खुद वहां पर आ रहा हूं अभी, आप मुझे वहां पर पहुंच के ज्वाइन करें। तो मतलब MNAs MPAs जो होते हैं वो वहां पर इंतजामिया से राब्ता करते हैं, पुलिस, रेंजर्स, इदारे, मीडिया जो आता है वो हमारे कारकुनान को, सेक्टर इंचार्जेस को, यूनिट इंचार्जेस को थोड़ी जानते हैं भाई, MNA MPA को जानते हैं। और MNA MPA फैसल सब्जारी बोले मैं वहां जाकर क्या करूं। तो ये मेरा चूंकि अपना तजुर्बा है, आंखों देखा हाल है, मैंने रात में 9-0 की ड्यूटी थी, मैंने इनको जबकि यूनिट और सेक्टर वहां पे पहुंचा हुआ होता था। तो इसलिए मैं इन लोगों की ज्यादा गोशमाली करता हूं कि आपके पास गार्ड्स हैं, आपके पास एयर कंडीशन गाड़ी है, आपके पास ड्राइवर है, आपको तनख्वाह मिल रही है असेंबली से, और जो वो आप लूटमार करते हैं वो अलग, और आप कहते हैं 3:30 बजे मैं पहुंच के क्या करूं। अब लानत है तुम्हारी शक्लों पर, तुम्हारे जैसे MNAs MPAs की वजह से MQM बर्बाद हुई है भाई। ये मेरा गुस्सा था जो मैंने उस वक्त कहा था, मैंने इनको गंदे अंडे कहा था और मैंने कहा था मैं MNAs MPAs को दुरुस्त कर दूंगा, इनके होश ठिकाने लगा दूंगा। तो ये सब मेरे खिलाफ हो गए थे और आज भी बहुत सारे मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि आज भी मैं इस चीज पर जो भाई ने भी सवाल किया था, जवाब किया था ना सैयदजादा भाई ने, फिक्री असास से दूरी, बिल्कुल इन्होंने सही डायग्नोज किया सैयदजादा भाई, फिक्री असास से दूरी थी। ये MNA MPA सिफारिशों पे बन जाते थे और कहते थे कि लंदन से भाई ने बोला है, भाई को कभी भी नहीं पता होता था यार, और ये बन जाते थे और फिर ये एक एक नहीं कई दफा बनते थे। और पहली दफा में ये सीखते थे लूट मार के तरीके, और दूसरी दफा में ये लूट मार करते थे। ये ऐसे बने अरबपति, ये आप लोग सोचे साथियों, ये अरबपति कैसे बने। तो इसका एहतसाब होगा इंशाल्लाह, और हम सबका करेंगे। तमाम लोग जो बड़ी बड़ी डबल केबिन गाड़ियों में घूमते ना, पूछेंगे भाई आपके पास ये कहां से आई इंशाल्लाह। और ये हम करने जा रहे थे, अगर 22 अगस्त को ये सब कुछ नहीं होता तो ये हम करने जा रहे थे। प्रोफार्मा तक मैंने डिजाइन कर लिया था, क्योंकि अल्ताफ भाई ने कहा था प्रोफार्मे बनाओ और इनसे पूछो कहां से पैसा आया, 5-5 साल पीछे जाओ। एनीवे ये सारी चीजें हैं, और इन्होंने हमें ही फारिग कर दिया, पहले -1 कर दिया, फिर फारूक भाई और हमने ये चीज पकड़ी तो हमें फारिग करने की कोशिश की, और झगड़ा हुआ जिसपे फारूक भाई ने सोचा कि कारकुनान साहब आ जाएंगे और हम बैठ कर इनको फारिग कर देंगे। लेकिन इन्होंने एक फ्रॉड करके, एक खानापुरी करके, एक फॉर्मेलिटी करके एक फ्रॉड करारदाद बनाई। एक इंशाल्लाह एक दिन मैं इस पे पूरा प्रोग्राम करूंगा, फ्रॉड करारदाद क्या थी, कैसे बनी, कैसे ये इलेक्शन कमीशन में जमा हुई और कैसे इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला दे दिया। ये सारी चीजें मौजूद है। एक मेरे मेहमान है, उनका इंतजार कर रहा हूँ, वो जब आ जाएंगे मेरे प्रोग्राम में उस दिन इंशाल्लाह मैं इस पे प्रोग्राम करूंगा और आपको सबको बताऊंगा हकीकत क्या है। इस वक्त मेरे साथ साथी लाइन पर है, तला भाई हमारे यंग साथी हैं। तला सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक है। अच्छा तला भाई, जी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि इस वक्त जो मेरे गेस्ट हैं हमारे साबका MP है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से उनका ताल्लुक रहा और PIB लाइन्स एरिया के वो रहे MPA, और वो आ गए मेरे पहले मेहमान। तो सबसे पहले मैं उनको लाइन पे लूंगा और उसके बाद फिर हम उनसे गुफ्तगू अपनी उनको माइक देंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर साबका MPA हक परस्त MQM के फैसल रफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल रफीक भाई। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे फैसल भाई, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई आप लोग ठीक हैं? जी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आपने बताया था एक जनाजे में आपने जाना है मैयत में और वहाँ से आप लेट हो जाएंगे, तो हमने कहा जब आप फ्री हो जाएं तो आप लाइन पर आ जाइएगा। और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। और फैसल भाई साथी हैं लाइन पर, आप पहले थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करेंगे कराची के हवाले से, क्या कराची का सत्यानाश हुआ, कैसे हुआ, और पहले MQM के हवाले से कि आपने बहुत मेहनत से वर्किंग की। आप वो साथी हैं कि जो तहरीक की जिम्मेदारियों पर रहे, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपने सफ़र किया, फिर आप UC के चेयरमैन बने, फिर UC में आप रहे, फिर UC में आपकी कारकर्दगी को देखकर आपको MPA का टिकट दिया गया। ऐसे कम लोग हैं MQM में जो बतदरीज कारकुन की सतह से ऊपर आए और बतदरीज अपना हक उनको मिला और उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया, तो जाके साथियों ने जिम्मेदारों ने उनका नाम दिया। क्योंकि डेफिनेटली यूनिट से सेक्टर से हमारे पास नाम आते थे, तो उसके बाद ही हम फाइनल करते थे कि जो साथी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको आगे लाया जाए। और चूंकि मैं उस वक्त डिप्टी कन्वीनर था, मुझे पता था कि जिस तरीके से वहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन हुए और आपका नाम आया और साथियों की बड़ी ख्वाहिश थी
और बड़ी खुशी की बात होती है कि साथी नाराज नहीं होता है किसी को एमएनए एमपीए बनाने पर। अक्सर होता है कि एमएनए एमपीए को फाइनल करते तो साथियों से बोला जाता है भाई का फैसला रहा, भाई ने बोला है, लंदन से नाम आया है, भाई आप लोग प्लीज जो है वो कुछ नहीं करें, बस इनको बनाना है। जबकि होता ऐसा कुछ भी नहीं था, ऊपर से सेटिंग हो जाती थी तो एमएनए एमपीए बनते थे ताली मार के। तो लेकिन मैंने चूंकि फैसल भाई ये आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, आपके पीछे भी ये बात करता हूँ कि चंद साथी ऐसे हैं जो बतदरीज एमक्यूएम का सिस्टम के थ्रू आए, प्रोग्रेस हुई, उनकी तरक्की उनकी काम को देखकर मिली। तो आप वो खराज तहसीन है कि आप ऐसे साथी हैं जिनके साथ एमक्यूएम के कारकुनान की सपोर्ट थी। और आज भी माशाल्लाह आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर मैयत हो जाए, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, बारिश हो, पानी हो, जमीन पे खड़ा होना हो, कोई हादसा हो, आप वहां पर मौजूद होते हैं, मुझे पता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं कहता हूँ एमक्यूएम फिल्टर हुई है। तो फिल्टर होने में जो करप्ट टोला है वहां रह गया, जो साफ सुथरे साथी हैं वो फारूक भाई के साथ आ गए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो फिल्टरेशन के जरिए जो फारूक भाई के पास साथी आए हैं, उन फिल्टर होने वाले साथियों में माशाअल्लाह से आप भी शामिल हैं। तो फैसल भाई खराज तहसीन है आपको। अब मैं आपसे चाहूंगा कि अपने अल्फाज में कुछ अहाता करें आप एमक्यूएम की जो सूरत हाल हुई है और जो कराची का सत्यानाश हुआ है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। प्लीज ओवर टू यू फैसल भाई, अब मैं फ्लोर आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई और तलहा भाई। शाहिद भाई ने जितनी बातें की अभी मैंने अभी ज्वाइन किया है तो सुनी है। यकीनन इससे मैं तस्दीक करता हूँ शाहिद भाई की बातों पे कि जो आज एमक्यूएम का हाल है, ये मौजूदा जो लोग बैठे हुए हैं एमक्यूएम के, जो शरीक सफ़र ना थे और आज जो है एमक्यूएम पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, मैं इनको एक मकबूजा एमक्यूएम कहूँगा फिलहाल जो मौजूदा है। जहाँ तक ताल्लुक ये एक सिस्टम का है कि अभी आप यकीन करेंगे, मेरे पास वीडियो क्लिप्स भी हैं, इस शहर कराची का जो बेड़ा गर्क किया गया है। हत्ता कि आप ये बताएं, शायद मैंने मेरा तारुफ कराया कि मैं यहाँ का चेयरमैन था एमपीए से पहले। यकीनन मैं चेयरमैन वसीम अख्तर थे, उनका मैं वाइस चेयरमैन था यूसी 11 का। इस यूसी 11 का वो होशर है जो मेयर की यूसी है कि जगह जगह पानी जमा है, सिर्फ गलियों और रोडों पे नहीं, लोगों के घरों में कि उनको अब बैठना तक मुहाल है। ये इस नतीजे पहुंची है जो कल तक एमक्यूएम के कारकुनान की एक रिस्पेक्ट थी और आज ये हाल है कि मौजूदा एमक्यूएम के जो एमपीएज हैं वो लोगों से मारे खा रहे हैं। ये शर्मिंदगी की मुकाम है ना। तो वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस बिल्कुल मौजूद हैं इसकी। इस यही वजूहात हैं कि उस जो मकबूजा एमक्यूएम में मुनाफिकाना जो टोला है उससे हम किनारा कशी करके एक साफ सुथरे आदमी के साथ, फारूक सत्तार भाई के साथ हमने ज्वाइन किया, जहाँ पे शाहिद पाशा भाई जैसे लोग डिप्टी कन्वीनियर हैं और हमारी ओआरसी के बड़े हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये वो लोग हैं, मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, पीछे भी कभी कोई प्रोग्राम होता है मैं कहता हूँ कि उस वक्त इन्होंने इस जो कब्जा ग्रुप का टोला था उस वक्त इन्होंने आवाज उठाई थी कि जब ये जाती मुफादात में लग गए थे। अल्ताफ भाई को भी उस वक्त पे इन्होंने ये कहा था, शिकायतें भी बाकायदा कही थी, लेकिन जाहिर है ये टोला बहुत मजबूत था जो आज तक इस पे काबिज है। हमारे लिए इससे एक और बात मैं कहूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा कि जिस तरह से इस शहर कराची का हाल किया है, ये जितने भी लोग हैं इनके जाती घर जाती जायदादें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन एक आम कारकुन आज भी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, अपने उसके घर में मौत मैयत तक हो जाती है तो बेचारा वो शक्लें देख रहा होता है बड़े लोग अपने जो घर के, जो इलाके के जो जिम्मेदारान हैं, कि मैं कई वक्तों में लोगों की सपोर्ट शाहिद भाई से, फारूक भाई से कहकर उनके घर के जनाजों की तरह तक जो है उनकी सपोर्ट की जाती है। तो ये हाल है काम कारकुन का जो बेचारा ये अलम लेके खड़ा हुआ था कि हम 2% जो गैर मराद याफ्ता लोग हैं उनकी हमने 98% जो गैर मराद याफ्ता लोग हैं उनकी हमने सपोर्ट करना है। लेकिन बदकिस्मत ये 2% लोग था जिसके खिलाफ, वडेरा शाही के खिलाफ इस एमक्यूएम ने एक अज़म किया था कि आम लोगों तक हुकूक पहुंचाएंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जो आज वडेरा शाही के साथ खड़े हुए और उनके साथ खड़े हो खुद वडेरा सिस्टम सोच, फ्यूडलिज्म की सोच इनके जहनों में आज खुल के सामने आई है। ये 22 अगस्त के बाद पहले जो इतना मौका नहीं मिलता था कि शो ऑफ नहीं कर पाते थे, लेकिन आज इनको खुल के जिसको चाहते हैं लेते हैं, जिसको चाहते हैं निकालते हैं। आज जाहिर है पहली बार मैं इस तरह से प्रोग्राम में शामिल हुआ आप लोगों के, तो एक बात और शेयर करूंगा कि फारूक सत्तार भाई के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि कामरान टिसोरी भाई की दोस्ती यारी में उन्होंने एमक्यूएम का
बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जी ये मैं खुद इसका सबूत हूँ कि अगर कारमन टिसोरी भाई की दोस्ती में उन्होंने तबाह किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये वही कारमन टिसोरी भाई हैं जिन्होंने एमक्यूएम के दफातर जो खोलने की इनकी हिम्मत नहीं थी, वो ऑफिस कारमन टिसोरी भाई ने खुलवाए। उस महाजिर उस जरूरतमंद तबका जिसकी जायज जरूरियात थी, उनकी जरूरियात को कारमन टिसोरी भाई ने पूरा किया। उन जेल के साथी कि जिनके घर वाले भूखे प्यासे हो गए थे, घर का किराया नहीं दे पा रहे थे, कारमन टिसोरी भाई जैसे लोगों ने उनकी सपोर्ट की। आज उन्होंने फारूक भाई पे एक इल्जाम लगा के कि एमक्यूएम से एक तरफ के आवाम के जहनों में ये डाल दिया कि दोस्ती यारी में एमक्यूएम का, अगर चलें दोस्ती यारी है अगर आप समझते हैं, लेकिन फारूक भाई ने कभी भी उसको दोस्ती को फौकियत नहीं दी एमक्यूएम पे। मैं एक छोटा सा एक नाम लूंगा, जावेद हनीफ साहब का, जिनको आए हुए गुज़िश्ता 1 साल हुआ होगा एमक्यूएम। वो आज एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं, वो एमपीए भी हैं। तो भाई दोस्ती वो थी, ये थी जो तुमने नवाजा गया है। ये सब हकाइक है, इसके बहुत सी चीजें हैं जो मैं भी जहन में नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा इन मकबूजा एमक्यूएम के लोगों से कि भाई तुम्हें अगर कराची का इतना ख्याल था तो 4 सीटें लेके खामोश क्यों बैठ गए, जबकि तुम्हारे जहनों में हकाइक ये हैं कि तुम्हें पता है कि 4 सीटें नहीं थी, 4 से ज्यादा थी। लेकिन नहीं, 4 वो चुनी गई, तुमने वो चुनी सीटें जिसपे जो तुम्हारे अहम लोग थे, जिनके पेट बंधे थे। तो खुदारा इस कराची के अवाम पे रहम करें, इनके हुकूक को दिलाने के लिए घर से निकलें, घर में कमरों में ना बैठें, मुल्क से बाहर के दौरे ना करें। ये फारूक सत्तार भाई से एक नसीहत पकड़ें कि जो मुल्क से बाहर कभी नहीं गए, जो भी हालात हुए अवाम के साथ खड़े हुए। तो खुदारा में हाथ जोड़ के इस राब्ता कमेटी से कि जो बेवकूफ बना रही है एक आम कारकुन को भी कि झंडा और पतंग जहां पर है वहां चलना चाहिए। यार झंडा पतंग अगर किसी मुनाफिक के पास आ जाए तो क्या मैं उसका साथ दूंगा? ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसका साथ दूंगा जो अपनी कौम से, इस शहर कराची से, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो इसके लिए कुछ कारकर्दगी करना चाहता है। मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा जो कि मैं आज खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त फैसल भाई, आपने बड़ी ताज़ा तरीन मिसाल भी दी जावेद हनीफ साहब की और दोस्ती और रिश्तेदारी की, और बिल्कुल बहुत अच्छा लोगों को पता चलना चाहिए कि जो इल्ज़ाम ये दूसरों पे लगाते हैं वो खुद भी कर रहे हैं। तो ये तो सारा एक ड्रामेबाजी है इनकी, ये सारी चीज़ें। तलहा सलीम हमारे यूथ नुमाइंदे हैं और माशाल्लाह यंग जनरेशन के लिए ही हम ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। तलहा भाई से मैं चाहूँगा कि वो गुफ्तगू में शामिल हो। उससे पहले हमारे KPK के सदर हैं आरिफ खान तनोली भाई, उन्होंने एक सवाल किया है जो शायद स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा हो, मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं, शाहिद भाई क्या फिर आप ये तो नहीं बोलेंगे कि सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए? तो प्लीज डिस्कस करें। बिल्कुल आरिफ भाई, आपसे पहले ये डिस्कशन हम मेरी फैसल भाई, हमारे जो दुबई के साथी हैं फैसल मुइन भाई आए हुए थे, उनसे यही बात हो रही थी कि क्या हम इन सबको छोड़ दें जिन्होंने ये लूट मार किया है? क्या हम इन सबको छोड़ने के बाद, एमक्यूएम को सही करने के बाद, ये अरबपति वडेरों को हम छोड़ देंगे, वो दूसरे मुल्कों में चले जाएं और जाके अपनी जिंदगी गुजारें? जैसे कराची में भी बहुत सारे लोग हैं अभी जो एमक्यूएम में आए, लूट मार करके चले गए। बाबर गौरी की मिसाल है आपके सामने, आदिल सिद्दीकी आपके सामने है, वासिद जलील आपके सामने है जनाब, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अरबपति, इर्तिजा फारूकी है, अब्दुल्ला शेख हैं, खालिद बिन विलायत हैं, और आप, मैं किस किस का नाम लूं भाई, मैं बस पूरी लाइन लग जाएगी, पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। जो बाहर जाके, जिनको एमक्यूएम से कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं याची की, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और यही सवाल जो है यहाँ पर आपने भी उठाया और हमने भी डिस्कस किया, तो हमें ये जवाब मिला, साथी ने ये जवाब दिया कि इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं, एहतसाब सबका होगा। तो इंशाअल्लाह आरिफ खान तनोली भाई, ये मेरा वादा है, अगर मैं जिंदा रहा और हमारे हाथ में एमक्यूएम आ गई तो हम एहतसाब कमेटी बनाएंगे, और 1986 से लेकर जिसने अब तक लूटमार की, याद रखिएगा, लूटमार की, नाजायज जराये से आमदनी कमाई, चाहे वह MNAs हो, चाहे वह MPs हो, चाहे वो सेक्टर इंचार्ज हो, चाहे वो यूनिट इंचार्ज हो। और नंबर 2, जो 2 ग्रेड में, 3 ग्रेड में, 4 ग्रेड में, 5 ग्रेड में अपॉइंट हुआ और फिर रिश्वत खाता हुआ, रिश्वत लेता हुआ और सेटिंगें करता हुआ 19, 20, 17, 18 ग्रेड तक पहुंच गया और साथियों की हक मारता रहा, और आज वो 18, 19 ग्रेड में घर में बैठा हुआ है मजे से, बीवी को भी नौकरी करा दी, किसी कॉलेज के, किसी स्कूल का प्रिंसिपल लगा दिया,
और दोनों मियाँ बीवी दबा के कमा रहे हैं, घर में मजे कर रहे हैं और कहते हैं कौन सी एमक्यूएम, अरे हमने एमक्यूएम छोड़ दी। एमक्यूएम छोड़ दी तो फिर एमक्यूएम आपसे दी हुई जॉब भी वापस लेगी। आप घर में बैठकर शहीदों की बेवाओं को, बच्चों को ना आप सपोर्ट करते हैं, ना आप उनकी बात करते हैं। आपसे अगर बात की जाए कि यार ये शहीद की फैमिली और ये इनकी बच्चों की फीस जमा करानी है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं, अरे यार तनख्वाह कितनी होती है शाहिद भाई। ये लोग मुनाफिक लोग हैं, इन लोगों का भी हिसाब होगा। आरिफ खान तनोली भाई, इंशाल्लाह कोई सुबह का भूला नहीं होगा, एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, टॉप लेवल से बिल्कुल लेके होना चाहिए। होगा इंशाल्लाह। तो जी कला भाई, मैं चाहूंगा, आप यूथ के नुमाइंदे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? और माशाल्लाह फारूक भाई के साथ खड़े हैं, मेरी आपसे मुलाकात हुई और आप प्रोग्राम में आए, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या बात करना चाहते हैं, प्लीज। जी, थैंक यू सो मच शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अच्छा शाहिद भाई, जो आपने ये बात की है, सबसे पहले तो मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा, वो इन्हीं से रिलेटेड है। हमने एक जो है एक इनिशिएटिव लिया 2016 में महाजिर कल्चर डे का, और शाहिद भाई वो हमने, आपने देखा भी माशाल्लाह से वो साल बर साल जिस तरह हम लोग इनेकाद करते रहे और तरक्की पाता रहा। अब जब लास्ट ईयर जब हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, उस वक्त थोड़े डिस्प्यूट चल रहे थे। जी कंटिन्यू करें। जी, उस वक्त डिस्प्यूट चल रहे थे फारूक भाई के और भादराबाद के अंदर। तो उन्होंने था कॉज क्या, महाजिर नाम पर महाजिर कल्चर डे सेलिब्रेट करने का पूरा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। अगर आपके अंदर इतनी ही मोहब्बत थी महाजिरों के लिए, अगर आपके अंदर इतनी ही मोहब्बत थी और अगर आप इतने ही उसूल परस्त थे कि आप महाजिरों के असली नुमाइंदगान हैं, तो आपको तो उस वक्त उस प्रोग्राम में शिरकत करके उस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से जो है मुनक्किद करवाना था और हमारा साथ देना था। लेकिन इसके बरक्स फारूक भाई हमारे साथ खड़े हो, और उन्होंने एक बहाना क्या बनाया, क्योंकि वहाँ पर फारूक सत्तार साहब आएंगे तो हम वहाँ नहीं खड़े हो सकते, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो मैं उस वक्त इतना हैरान हुआ कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतने साल आज भी तो अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि दिया जलाए रखना, महाजिर टूट जाएंगे, बेवकूफ़ बना के रख दिया। और ये एक महाजिर कॉज के ऊपर अपने ज़ाती इख्तलाफात बुला के एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हो सकते। तो ये मामलात हैं, ये मामला जब मैंने देखे तो चीज़ें रियलाइज़ की कि अगर एक बंदा सही है तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ भले कम लोग होंगे लेकिन वो सच्चे लोग होंगे। और यही मेरी वजह है कि मैं आज, मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं या इवन वो एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आज अपनी पूरी गैदरिंग में एक वाइज लड़का हूँ जो इस वक्त फारूक भाई के साथ खड़ा हो, फारूक भाई के हर प्रोग्राम में उनके साथ खड़ा होता हूँ और उनको अपनी जो है ना प्रेजेंस की जो है यकीन दहानी हमेशा करवाता हूँ कि भले आपके साथ कोई हो ना हो, मैं आपके साथ, तला सलीम आपके साथ हर वक्त खड़ा होगा, हर स्टेप पे खड़ा होगा। हमारी नॉलेज आपके नज़दीक या आपके मुकाबले में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एमक्यूएम, लेकिन आने वाला वक्त इंशाल्लाह हमारा है। इंशाल्लाह इस एमक्यूएम को एक बड़ा रिवाइवल देंगे और जो फारूक भाई का जो एक विजन है उसको पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात बोली आपने। और हमें देखें, मैं यहाँ पर अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को कहूँगा कि लिंक आपको मैंने शेयर कराया हुआ है, कमेंट में आप जाके देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक के ज़रिए आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने तासुरात और अपनी फीलिंग्स और अपना गम और गुस्सा जो भी है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तला सलीम भाई का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की यूथ के नुमाइंदे। मैं आपको जी यूथ के हवाले से ये कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त एमक्यूएम में हम काम कर रहे हैं, फारूक भाई और हम, हमारा सिंपल एक काम है। देखिए, अब एमक्यूएम के अंदर कोई कायद नहीं है, कोई ताहयात रहनुमा, कोई लीडर, कोई कन्वीनर नहीं है। अब एमक्यूएम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए ही लोग जीत कर ही राब्ता कमेटी में आएंगे। और ना सिर्फ राब्ता कमेटी में बल्कि ग्रॉस रूट लेवल पर जो यूसी कमेटी होगी, यूसी कमेटी से लेकर ऊपर तक, यूसी कमेटी, टाउन कमेटी और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी, फिर मरकजी कमेटियां होंगी सारी। ये बाकायदा इलेक्शन के जरिए होगा। चूंकि हम अभी सिस्टम को अभी जिसे कहते हैं ना कि डिरेल हुआ है, हम सिस्टम को ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। ट्रैक पे लाने के बाद हम इसमें इंतहाई जबरदस्त किस्म की जो इस्लाहात कहते हैं तरजीह बुनियादों पे करेंगे। हमारे आइन के अंदर सबसे पहला जो फ्लॉ है वो ये है
कि हमारे आइन में कोई इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन नहीं है। कोई भी आए वोट डाल दे, जो अपनी मर्जी के पकड़ के ले आए वोट डाल दे। और बड़ी माजरत के साथ मैंने इस पे पूरा आर्टिकल लिखा, मेरे फेसबुक पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन और एमक्यूएम के नाम से 5 पेज का आर्टिकल मौजूद है। वो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा और मैंने कई जगहों पर वो भेजा है। उसमें मैंने ये बात मेंशन की है कि एमक्यूएम के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तमाम पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक झर्रू इलेक्शन होते हैं और एक आंखों में धूल झोंक कर ये इलेक्शन किए जाते हैं और अपने मनपसंद लोगों को लाया जाता है। एमक्यूएम में भी जब तक अल्ताफ भाई थे उस वक्त तक तो उनको एब्सोल्यूट पावर हासिल थी और उस वक्त भी यही होता था। और आखिरी जो इलेक्शन हुए हैं जिनको हम इलेक्शन मानते हैं, क्योंकि हमारे पर कोई मजबूरी है कि हम इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वो भी झरलुई इलेक्शन थे। तो पुरानी राब्ता कमेटी को कंटिन्यू करके और इलेक्शन का ढोंग रचाया और कर दिया। हाँ, सही इलेक्शन फारूक भाई ने करवाए थे 18 फरवरी 2018 को, जिसमें 12,000 कारकुनान ने आके वोट डाले थे और जिसमें एक 25 रुकनी राब्ता कमेटी मुंतखब हुई थी, जिसको मगर इलेक्शन कमीशन ने बावजूद नल एंड वॉइड करार दिया। और डजंट मैटर, ठीक है, चले, राब्ता कमेटी मौजूद है ना। अभी इसी राब्ता कमेटी के ही जरिए हम इनकलाब लाने जा रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि राब्ता कमेटी के 2/3 लोग खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये सारी तरजीहात इस्लाहात पेश करेंगे। और जिन्होंने फारूक भाई को करप्शन करके फ्रॉड करके हटाया है, इंशाल्लाह उनको उनका एहतसाब कमेटी के अंदर उनका मुकदमा चलेगा और उनको करार वाकई सजा मिलेगी। ये बात सब लोग नोट कर लें, ये होने जाने वाला है और ये होगा। और इसी के बाद एमक्यूएम सही होगी और उसके बाद सख्त एमक्यूएम के अंदर नज़्म व ज़ब्त लागू होगा, क्योंकि लिखा हुआ होगा। और आइन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे जो कि लिखी भी होंगी। उसके बाद जो राब्ता कमेटी बनेगी 2 मरहलों में इलेक्शन के जरिए बनेगी। ग्रास रूट लेवल पर यूसी के इलेक्शन होंगे, जहां से हर यूसी से 6 जिम्मेदारान मुंतखब होंगे। फिर उन 6 जिम्मेदारान में से एक टॉप का जिम्मेदार ऊपर चढ़ता हुआ डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक पहुंचेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की सतह तक जो लोग आएंगे और वो लोग और हमारे मुंतखब नुमाइंदे और तमाम इलेक्टोरल कॉलेज, डिफाइंड इलेक्टोरल कॉलेज जो जिम्मेदारान का होगा, वो तमाम जिम्मेदारान यानी हर यूसी से 6 जिम्मेदारान होंगे। ये दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। पहला होगा हर यूसी के साथ ही वोट देंगे, उनका एक लिमिट रखेंगे कि 6 महीने या साल, क्योंकि यूसी के अंदर सब एक दूसरे को जानते हैं, वोट डालने में कोई बाहर से नहीं आ सकता। हाँ, 9-0 पे रश लगा के अपनी मर्जी के वोट डलवाते थे लोग, या जहां पर भी अभी इलेक्शन हुए थे, तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, जो 6 लोग हर यूसी से मुंतखब होंगे, कम से कम 209 यूसी हैं कराची में, अभी और बढ़ जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद। ये हमारा सेकंड इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जो कि चैलेंजेबल होगा। इसमें कोई भी वोट डालेगा आके बाहर से चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वो यूसी का मुंतखब जिम्मेदार नहीं होगा। फिर एक लिमिट होगी कि कौन लोग राब्ता कमेटी के इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक क्राइटेरिया होगा, वो इलेक्शन लड़ेंगे। राब्ता कमेटी बनेगी 3 साल, 2 साल, 4 साल, एक टाइम फ्रेम सेट होगा। जो भी राब्ता कमेटी का मेंबर बनेगा वो 4 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए बनेगा, वो 1 दफा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा वो 2 दफा बनेगा। 2 दफा के बाद गुड बाय। 2 दफा के बाद चाहे मैं हूं, फारूक भाई खुद भी कहते हैं, चाहे कोई भी हो, राब्ता कमेटी का मेंबर 2 दफा से ज्यादा कोई नहीं बन सकेगा, ताकि नए लोगों को आने का मौका दिया जाए। ये हमारी प्लान है जो कि हम आइन के अंदर अब लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात साथियों जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तमाम साथियों को सोचनी है, कि इसमें हम बाकायदा यूथ का ज्यादा हिस्सा रखेंगे। जैसे कि फारूक भाई ने कहा बार बार तकारीर में अपनी, कि 70% के करीब यूथ होगी, उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। खास तौर पे जो बेसिक नर्सरी होगी हमारी, जो बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, वहां से हम नए लोगों को, कारकुनान प्लस अच्छे सपोर्टर्स के बेटे बेटियां बच्चे जिनकी उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान होंगी, वो लोग एमक्यू में इंडक्ट होंगे एक नर्सरी के जरिए, बल्दियाती इलेक्शन के जरिए, यूनिट और यूसीस के जरिए से, ताकि फिर उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, फिर उनको वहां से ऊपर के लेवल पे लेकर जाया जाए। तो देखिए, ये हमारा प्लान है। इसमें क्या झूठ है, क्या इसको कवर नवीद को क्या तकलीफ है इस प्लान में? आमिर खान को इसमें क्या तकलीफ है? कोई पूछे ना, जो लोग आमिर खान के साथ खड़े, जो कवर नवीद के साथ खड़े, पूछे ना उनसे, क्या मतलब कुल अनानियत आ गई है इनके अंदर? वहां से बाहर से बैठकर हैदर रिजवी इनको चला रहा है। अभी इन्होंने सवाल किया था ना बच्चे ने कि दिया जलाया रखना है। मुझे एक साहब ने कहा, जब आपकी कभी बात हो ना मीडिया पर, तो आप हैदर रिजवी से एक सवाल पूछिएगा जो हालात इलेक्शन के बाद और जब भी हो रहे हैं, कि हैदर भाई दिया जलाए रखना है,
या बुझा के सो जाए। मैंने कहा चले कभी होगा तो मैं आज वही सवाल हैदर भाई से करता हूँ, भाई दिया जला के रखें या सो जाए बुझाकर, अब तो कोई नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल चीजें अपनी जगह हैं और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सवालात भी साथियों के आ रहे हैं, कोई लाइन अप अगर साथी होके सवाल करना चाहे तो वो करें। और इसके हवाले से जो मैंने अभी गुफ्तगू की है, हमारे साथ अभी फैसल मोइन भाई आ गए हैं दोबारा लाइन पर, और हमारे साथ एक और यूथ के अच्छा सल्ताला सलीम अभी मौजूद है हमारे साथ, उनको मैं ले लेता हूँ वापस लाइन पर। अच्छा और कोई साथी अगर आना चाहे तो आ जाए। एक हमारे और गेस्ट आना था, उनसे मैंने कहा था वो आ जाए, लेकिन चूंकि टाइम अब ज्यादा हो गया, अब अगर वो आते हैं तो फिर हमको नेक्स्ट प्रोग्राम में रखेंगे। तो बहरहाल साथियों, मैंने आप लोगों को तमाम चीजें खुल के बता दी हैं। जो कमेंट्स आ रहे हैं मैंने वो देख लिए हैं। इन कमेंट्स के अंदर ज्यादातर लोगों का यही दुख है कि एमक्यूएम ने बर्बाद कर दिया है। तो एमक्यूएम ने बर्बाद कर दिया है तो जिन्होंने बर्बाद किया है उनको सजा मिलेगी, माफी किसी को नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और इस पर मैं कमेंट लेना चाहता हूँ। फैसल मोइन भाई ने भी ये बात कही थी कि सजा तो होनी चाहिए। फैसल रफीक भाई से पूछूंगा, जी फैसल भाई क्या कहते हैं, माफ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलते ने साथ क्या सुलूक किया जाए? शाहिद भाई, ना माफ किया जाए ना छोड़ दिया, इनको लटका दिया जाए सरेआम। इन लोगों ने जो इस शहर कारकुनान इस शहर की आवाम जो एमक्यूएम से मोहब्बत करती थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी उस आवाम की, इस गुज़िश्ता 5 सालों में इन्होंने सत्यानाश कर दिया उसका। आपकी एक बात का मैंने बीच में आपको नहीं मुदाखलत की, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने कहा सिस्टम जो है इंशाल्लाह जो है 1 साल के लिए 2 साल के लिए वो अपनी एक मनसबी पे रहेगा, उसके बाद फारिग। यही बात आमिर खान साहब ने 2016 में मुझे याद है 22 अगस्त के बाद कही थी कि सॉरी मुझे 22 अगस्त के बाद कही थी कि मैं अगर आज डिप्टी कन्वीनर हूँ सीनियर, तो अगले 1 साल बाद मैं नहीं होऊंगा डिप्टी कन्वीनर, मैं एक आम कारकुन की तरह होऊंगा। आज 2016 से देखें 4 साल हो गए, आज बाकायदा सीनियर डिप्टी कन्वीनर ही नहीं, बाकायदा मुझे याद है 30 नवंबर पीआईबी ग्राउंड में जलसा हुआ था 2016 को, या शायद निश्तर पार्क में हुआ था। मैं जेल में था उस वक्त, हमने जेल में ये देखा था। आमिर खान ने कहा था कि मैं भी नहीं रहूंगा, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं गवाही दे रहा हूँ। जी प्लीज। सर ये बात मैं इसलिए दोहराई है कि यहाँ पे जो लोग साथियों ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनकी हकायक भी पता होना चाहिए ना। वैसे सबको ही पता है, एक आम आदमी को ही पता है, लेकिन मैं चाहूँगा इसको रिपीट करना कि जो जहन से जिसके हट गया हो तो ये बता दूं कि ये वादे थे मुनाफिकाना सोच की, ये हद है इनकी, ये इनका पैमाना है कि ये को जो बात कहते हैं वो कभी पूरी नहीं करते ना। तो बस बहरहाल मैं यही चाहूँगा कि इन लोगों को सजाएं, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि ये मेरे और आपके सिर्फ मुजरिम नहीं है, ये पूरी इस कौम के मुजरिम है। तो इनका जो है सरेआम लटकाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि आवाम को मुतमईन होंगे और खुश होंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी एक गुलाम मुस्तफ़ा शेख भाई हैं, उन्होंने एक इस पे कमेंट किया है, कहते हैं कंवर नवीद जमील ने भी अपने भाई को एक्साइज में 19-20 ग्रेड में नौकरी लेके दी है इन मफाद परस्त टोले ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मेरे नॉलेज में ये बात है, बल्कि मीडिया के कुछ लोग हैं जो वो जानते हैं कि ये इनके एक भाई थे, उनका नाम आमिर नाम है उनका, और आमिर नवीद जमील, आमिर जमील शायद नाम है, कंवर आमिर जमील उनका नाम है, कंवर आमिर जमील। जब ये इंस्पेक्टर थे तो एक्साइज में इनको इंस्पेक्टर लगवाया था कंवर नवीद जमील ने। तो बताते हैं कि रिश्वत के केस पे ये पकड़े गए थे इंस्पेक्टर जब थे, और आज वो एक्साइज में कोई डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हैं, और ये हैदराबाद के साथी इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। और कंवर नवीद जमील ही नहीं, हैदर रिजवी, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम आफ्ताब, नेक मोहम्मद, आदिल सिद्दीकी, बाबर गौरी, और मैं किस किस का नाम बताऊं भाई, इन सब ने अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर अपने साले सालियों को लगाया हुआ है और जॉबों पे लगाया हुआ है, और कहते हैं कि बस ये हमारा हक है, और लोगों को पता ही नहीं होता। वसीम आफ्ताब देखे ना अभी कैसा पीएसपी में चला गया, फिर पीएसपी से भी उसको धक्के लग गए, उसकी वाइफ जॉब करती है बड़ी जबरदस्त, आप पूछे जरा इन लोगों से। और हैदर रिजवी ने अपनी सालियों को, हैदर रिजवी का भाई जो है अब्बास रजा नाम है उसका,
क्या नाम है जो भी है, टीएमओ रहे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे, वो आपको कभी तंजीमी सरगर्मियों में नजर आए कि इन्होंने? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों साथियों, बहरहाल ये आपके सामने चीजें, ये शायरी वडेरे इन्होंने एक सवाल देखते हैं, आरिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। कहते हैं एक तहरीक आपने शुरू की और हम और आप मिलकर कोई इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना दे सकते हैं। तो बिल्कुल तनोली भाई, पहले तो देखें, हमारा जो पहला जो काम है वो ये है कि पहले तो हमने एमक्यूएम को बचानी है, और एमक्यूएम को बचाने के बाद हम केपीके भी आएंगे, रावलपिंडी भी आएंगे, इस्लामाबाद भी आएंगे, लाहौर भी आएंगे, पेशावर भी आएंगे, मानसहरा भी आएंगे, कोयटा भी आएंगे, हम बलूचिस्तान के लकोदक सहरा में भी जाएंगे, गिलगित बिल्तिस्तान भी जाएंगे और कश्मीर भी जाएंगे। हम हर जगह काम करेंगे भाई, लेकिन अभी हम अपनी जो ग्रिप है, जो हमारे कदम जहाँ पर है वो हम जमा लें। कदम जमाने के बाद इंशाअल्लाह फिर हम तमाम जगहों पे काम करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, सिर्फ कराची में नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारे एक सीनियर साथी हैं मुश्ताक भाई का सवाल है, कहते हैं शाहिद भाई मेरा एक सवाल है, क्या हम लोग अब जमात इस्लामी से इलेक्शन में इत्तेहाद कर सकते हैं? देखें मुश्ताक भाई, शायद आपको पता हो, आप तो बहुत सीनियर साथी हैं, आपको ये बात पता होगी कि एमक्यूएम ने इलेक्शन में कभी भी इत्तेहाद नहीं किया, आज तक नहीं किया। यानी प्री पोल जो जिसे कहते हैं ना, अलायंस में एमक्यूएम आज तक नहीं गई। एमक्यूएम इलेक्शन जीतने के बाद देखती है कि हमारी कितनी सीट है, तुम्हारी कितनी सीट है, चले मिलकर बनाते हैं, आपको कौमी असेंबली में हम सपोर्ट करते हैं, चले हम आपको सूबाई असेंबली में सपोर्ट करते हैं, ये एमक्यूएम करती है। तो इंशाल्लाह इस दफा भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस दुआ करें कि हम एमक्यूएम ले लें वापस, और लेने के बाद हम अकेले इलेक्शन लड़ें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो बल्दियाती सेटअप हमारा डिसॉल्व होने वाला है, ये बल्दियाती सेटअप डिसॉल्व होने से पहले पहले हमें एमक्यूएम मिल जाए। वजह यह है कि हमें अगर एमक्यूएम मिल गई तो हम अपने हाथों से इन तमाम लोगों को सस्पेंड करेंगे, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, चाहे वो डीएमसीज के चेयरमैन हो, चाहे वो हैदराबाद के मेयर डिप्टी मेयर हो, चाहे वो यूसीज के चेयरमैन हो, जो करप्ट लोग हैं, हमें भले 1 महीना पहले मिल जाए। हम लोगों को बताएंगे कि हम इनका सबको सस्पेंड कर रहे हैं, और इनके केसेस जो क्रिमिनल होंगे वो नैब में जाएंगे, जो तंजीमी होंगे वो हम एहतसाब कमेटी में लेकर आएंगे। इंशाल्लाह ये आप लोगों से वादा है। बस दुआ करें एक दफा ये चीजें हो जाएं, जो कि बहुत जल्द होने वाली है इंशाल्लाह। जी फैसल भाई, क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे तो फिर हम अपने प्रोग्राम को अभी वाइंड अप करते हैं। शायद ये कहना चाहूँगा मैं कि ज़ाहिर है 4 साल तो उन्होंने सिर्फ बातों में गुजार दिए, कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मेयर साहब ने बनाया कि जिससे इनको याद रखा जाए कि इन्होंने शहर कराची के लिए ये काम किया है ना। अभी टाइम तो कुछ बचा नहीं है, 1 माह रह गया है, तो मैं इनको यही कहूँगा कि अपनी अपनी बचाएं अभी फ़िलहाल, कि जिस तरीके से इन्होंने काम किए हैं, कि जिस तरह से लोग दस्त व गिरबां हो गए इनसे, तो इसकी जो इज़्ज़त है एमक्यूएम की उसको पामाल ना होने दें। लेकिन आवाम को भी मैं यही कहूँगा, लोगों को, साथियों को भी यही कहूँगा कि ये इनकी ज़ाती अमल था कि जिन्होंने एमक्यूएम का बेड़ा गर्क किया और इस कराची का बेड़ा गर्क किया। और इंशाल्लाह एहतसाब बकौल शाहिद भाई के होगा इनका, और इंशाल्लाह दोबारा इनको इस तरह से कोई जगहें नहीं मिलेंगी कि मज़ीद ये बिगाड़ कर सकें। बहुत शुक्रिया फैसल रफीक भाई, आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम निकाला। फैसल मुइन भाई से मैं आखिरी कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा, और फिर उसके बाद तला भाई से भी हम क्लोज करते हैं। जी फैसल मुइन भाई, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, तला भाई कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी यूथ की एमक्यूएम बनने जा रही है, आप लोग तैयारी पकड़ लें बस। इंशाल्लाह शाहिद भाई, इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ 2, 4 साल, 5 साल, बहुत से बहुत 10 साल हैं। हम आपको 5 साल तक ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको ऑन बोर्ड करेंगे, फिर हम 5 साल तक सिर्फ आपको वॉच करेंगे, आप लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फिर आपके नीचे एक बैच तैयार हो जाएगा। जब आप 5 साल पूरे करेंगे या आप आगे बढ़ जाएंगे तो एक नया बैच तैयार होगा जो आपसे 5 साल छोटा होगा। बस ये सिलसिला फिर इंशाल्लाह ता हयात चलता रहेगा, और इसी के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह एमक्यूएम अपने तमाम हुकूक हासिल करेगी। जी बिल्कुल शाहिद भाई, इंशाल्लाह आपने जो बात की है बड़ी बेहतरीन बात की। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेरी जो ट्रेनिंग है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और सैयद शाहिद पाशा साहब कर रहे हैं, तो मैं कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाऊँगा। जिन लोगों की ट्रेनिंग जो है आमिर खान जैसे, कवर नवीद जमील जैसे लोग हैं, तो वो शायद हो सकता है भटक जाएँ, लेकिन जिसकी ट्रेनिंग डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कर रहे हैं वो कभी नहीं भटक सकता। जिस बंदे पे खुद पे 1 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है,
तो वो हम उनके स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह आ सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह जो एक विजन है हमारा एक बेहतरीन एमक्यूएम का इस कराची को सर्व करने का, उसके बाद कराची से निकल के सिंध को सर्व करने का, तो ये इंशाल्लाह जो है पूरा होकर रहेगा। और नौजवान यकीन करें, यहाँ सिर्फ एक तरह सलीम शाहिद भाई आप लोगों के साथ बहुत पढ़े लिखे लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए, फारूक भाई को लाइक करते हैं और फारूक भाई के हर विजन को जो है ना उनके साथ चलना चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि एमक्यूएम मिले, साफ सुथरी एमक्यूएम मिले, ताकि वो भी आके अपने लोगों को सर्व कर सकें। तो इंशाल्लाह बस एक कारवां जब चल गया है तो ये रुकना नहीं चाहिए। और अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले वक्तों में हम जब ये सेशन करें, फिर एक सेशन वो भी हो कि जब हम एमक्यूएम को लेके और फिर अपनी एक तंजीमी कमेटी इसी सेशन के अंदर बनाएं और इसी सेशन में हम ऐलान करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आपकी आपकी जो जज्बा है, जोश है, वो देखकर बहुत खुशी होती है। नौजवानों को आगे आना चाहिए। और पहले जो 30 सालों से इन लोगों ने नौजवानों को ब्रेक लगा के रखा था। मैं सिर्फ एक बात आखिरी बताऊंगा आप लोगों को, जिनको आप रहनुमा समझते थे वही रहजन निकले। जब मैं डिप्टी कन्वीनर बना नया 2015 में, तो मैंने एक सेमिनार रखा पुराने साथियों के साथ मिलकर। ये डिसाइड किया कि तमाम पुराने साथी यूथ को उस सेमिनार में लेकर आएंगे। और वो सेमिनार था आईटी का, ठीक है ना, सोशल मीडिया के हवाले से हमने सोशल मीडिया सेंट्रल एक सेटअप बनाया था पूरा। तो उसमें चूंकि ये पहले से हैदर रिजवी, फैसल सौदारी ये लोग देख रहे थे और ये घुमा फिरा के बेवकूफ बना रहे थे अल्ताफ भाई को। करोड़ों रुपया, अल्ताफ भाई ने खुद बताया कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया है इन लोगों को सोशल मीडिया के नाम पर, और ये खा गए। कुछ भी नहीं हुआ सोशल मीडिया। जब मैं आया कुछ भी नहीं था सोशल मीडिया, सिर्फ ये चलता था कि मोबाइलों पर ट्रेंड बन गया भाई, ट्रेंड बन गया। और इंग्लैंड से फर्म आती थी, वो आके सिखा रही थी, करोड़ों रुपए उनको दे रहे थे। ठेंगा उन्होंने सिखाया, सत्यानाश करके चले गए। एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया जिसको नाम दिया था अल्ताफ ने इंटरनेशनल डैम फूड, जो डिपार्टमेंट था। तो इनको आग लगी हुई थी सब लोगों को। तो मैंने जब नए यूथ को निकाला और मैंने सेमिनार रखा, हाई टी रखी कि बच्चे आएंगे, किसी का बेटा बड़ा हो गया है, किसी की भांजा, किसी की भांजी, नए बच्चों को लाएं, उनको दिखाएं एमक्यूएम क्या है, 90 भी घुमाएं इसी बहाने। तो उनके लिए जब सेमिनार रखा और माशाअल्लाह भाई, खुर्शीद मेमोरियल हॉल में तकरीबन गुंजाइश से ज्यादा लोग भर गए। रास्ता था उसमें भी लोग बैठ गए, फिर दरवाजे भी खुले हुए थे, वहां से भी लोग बैठ के देख रहे थे। माशाअल्लाह इतना बड़ा अच्छा सेटअप था। हमने मल्टी मीडिया लगाकर प्रोजेक्ट किया, चीजों को दिखाया। तो मैंने हैदर रिजवी बैठे हुए थे कमरे में, मैंने कहा हैदर भाई जरा आ जाए मेरे साथ उधर हमारे सेमिनार में। तो यूथ को बुलाया है। तो कहने लगे क्यों बुला रहे हैं आप यूथ को? मैंने कहा टैलेंट हंट करने के लिए मैंने बुलाया है। कह रहे टैलेंट हंट करके क्या करेंगे? मैंने कहा भाई उनको आगे जिम्मेदारियों पे लाएंगी, नए यूथ को जिम्मेदारियों पे लाएंगे। उन्होंने कहा जब आप नए लोगों को जिम्मेदारियों पे लाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा हैदर भाई 2, 4, 5 साल बाद हम लोग घर ही जाएंगे यार, या हम कोई और शोभा ले लेंगे सीखने सिखाने वाला, पर हमारे नई यूथ आएगी ना आगे, एमक्यूएम संभालेगी। तो उन्होंने मेरे यहाँ हाथ मारा कांधे पर, वाह खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कसम खा के ये बात बता रहा हूँ तमाम लोगों के लिए, ताकि इनको पता चले कि इनके दिमागों में क्या खन्नास भरा हुआ था। कहने लगे भाई अब आप अपनी रोजी पे लात मत मारे, अब आप आ गए हैं ना तो अपनी रोजी पे लात मत मारे। वाह यार, मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या बंदा बात कर रहा है यार, कि मतलब नए लोगों को एमक्यूएम में नहीं लाए, अपनी कदम जमा के रखे ग्रिप करके। तौबा, ये वो रौनक और ये वो खबासत थी जिसका आज एमक्यूएम खमियाजा भुगत रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सच बोलता हूँ बुरा लगता है, इसलिए ये राब्ता कमेटी मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि इनको पता है मैं इनके दरमियान में मौजूद रहूंगा तो ना मैं करप्शन करूंगा ना मैं इनको करने दूंगा। मैं एमक्यूएम को संवारूंगा, निखारूंगा फारूक भाई की सरबराही में, फारूक भाई की रहनुमाई में। तो ये मेरा भी कसूर है भाई, ये मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको ये चीजें नजर आएंगी ग्राउंड पर, और मेरा आपसे वादा है मैं ये चीजें पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथियों, और हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। फैसल रफीक भाई का बहुत शुक्रिया, फैसल मोइन भाई का बहुत शुक्रिया, तला सलीम भाई का बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को सैटरडे नाइट 11 बजे एक नए एपिसोड के साथ हासिल होंगे। कोशिश करेंगे एक नए सीनियर साथी, आपको इस प्रोग्राम में कोई सेलिब्रिटी, कोई बहुत बड़ा एमएनए एमपीए बहुत मशहूर नजर नहीं आएंगे, आपको तंजीमी तहरीकी साथी नजर आएंगे। जैसे आज फैसल रफीक भाई आए, उससे पहले और दीगर साथी जो आए उन्होंने तंजीमी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे तक बढ़े। तो ऐसे लोगों की एमक्यूएम को बहुत ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को इंशाल्लाह आगे आप मजीद अच्छी जिम्मेदारियों पे
देखेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस के दरमियान रहते हुए हमने अभी ज़िंदगी गुजारनी है, तो इन क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कार खुदा, सैयद शाहिद पाशा। जिए मुत्तहिदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।